नमस्कार, राज्यसभा टीवी में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अमृता चौरसिया। पहले दौर के लिए नामांकन का आज आखिरी दिन है। जेडीयू, आरजेडी और कांग्रेस इस दौर के लिए आज अपने उम्मीदवारों का ऐलान करेंगी। बिहार विधानसभा चुनाव की खबरों का सिलसिला शुरू करें, लेकिन उससे पहले नजर सुर्खियों पर। बिहार में पहले दौर के लिए नामांकन का आखिरी दिन। 10 जिलों की 49 सीटों पर होना है मतदान। कल होगी नामांकन पत्रों की जांच। महागठबंधन आज जारी करेगा उम्मीदवारों की सूची। पप्पू यादव की जन अधिकार पार्टी की पहली सूची जारी। 15 उम्मीदवारों का ऐलान। मोहन भागवत के बयान के बाद आरक्षण पर बहस तेज। लालू यादव और मायावती ने की तीखी आलोचना। बीजेपी का समीक्षा से इनकार। बिहार में शिक्षकों और बुनियादी सुविधाओं की कमी से जूझते स्कूल। उच्च शिक्षा के लिए छात्रों का पलायन। बेहतर शिक्षा बड़ा चुनावी मुद्दा। बिहार विधानसभा चुनाव के पहले दौर के लिए नामांकन का आज आखिरी दिन है और इस दौर के लिए 16 सितंबर को अधिसूचना जारी हुई थी। आपको बता दें कि 24 सितंबर को नामांकन पत्रों की जांच होगी, जबकि 26 सितंबर तक नाम वापस लिए जा सकेंगे। और इस दौर में समस्तीपुर, बेगूसराय, खगड़िया, भागलपुर, बांका, मुंगेर, लखीसराय, शेखपुरा, नवादा और जमुई 10 जिलों की 49 सीटें हैं। इनमें 40 सीटें सामान्य हैं, जबकि 8 सीटें अनुसूचित जाति और 1 सीट अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित है। पहले दौर के सीटों की अगर बात करें तो बीते विधानसभा चुनाव के परिणामों के लिहाज से महागठबंधन का दबदबा यहां पर दिखाई देता है। 2010 के विधानसभा चुनाव में 49 में से 34 सीटें जो हैं वो महागठबंधन को मिली थी, जबकि बीजेपी को 14 और सीपीआई को 1 सीट हासिल हुई। हालांकि पिछले विधानसभा चुनाव की अगर बात करें तो चुनाव में जेडीयू बीजेपी के साथ थी, यानी कि चुनावी समीकरण जो थे वो पूरी तरह से बदले हुए थे। पहले दौर में नामांकन के लिए आज आखिरी दिन है, लेकिन आरजेडी, जेडीयू और कांग्रेस के उम्मीदवारों की सूची अभी तक सामने नहीं आ पाई। ऐसे में महागठबंधन के उम्मीदवारों की पहली सूची आज जारी हो सकती है। अब से थोड़ी देर में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार मीडिया के सामने आने वाले हैं। वो उम्मीदवारों का ऐलान कर सकते हैं। गठबंधन के तहत कांग्रेस 41 सीटों पर चुनाव लड़ रही है, जबकि जेडीयू और आरजेडी दोनों ही 101 सीटों पर चुनाव लड़ रहे हैं। महागठबंधन में शामिल तीनों दलों ने शनिवार को ही अपने अपने कोटे की सीटों की सूची जारी कर दी थी, यानी कि कौन सी पार्टी किन किन सीटों पर चुनाव लड़ेगी इसका ऐलान कर दिया गया था। बाकायदा सारे उम्मीदवारों की घोषणा सूचीवार हो जाएगी। महागठबंधन के एक कैंडिडेट फाइनल हो चुके हैं और आप लोग को भी कुछ देर में ज्वाइंट प्रेस कॉन्फ्रेंस करके आपको उसकी सूचना दी जाएगी। आरजेडी, जेडीयू, कांग्रेस में कोई सीटों को लेकर कोई विवाद नहीं है। सीट चिन्हित करके अलग हो चुके कैंडिडेट तय हो गए। एक रणनीति के तहत हमने तय किया था कि बीजेपी की सूची के बाद हम लोग घोषणा करेंगे। और हमारे जो संवाददाता हैं वो पल पल की खबरों पर अपनी नजर प्रणव गोस्वामी का रुख करेंगे। नालंदा से हमारे साथ जुड़ रहे हैं। प्रणव, चूंकि हर सीट पर उम्मीदवारों के नाम जो है वो तय हो चुके हैं, सिर्फ ऐलान मात्र बाकी है और आज तो नामांकन, पहले दौर के नामांकन का आखिरी दिन भी है, तो ये देरी क्यों हो रही है प्रणव? उम्मीद करें कि आज कम से कम थोड़ी देर बाद जब मुख्यमंत्री नीतीश कुमार मुखातिब होंगे तो नामों का ऐलान हो जाएगा। जी देखिए, इस देरी की वजह सिर्फ ये है कि क्योंकि इससे ये पहला मौका है कि जब जेडीयू और आरजेडी दोनों एक साथ मिलकर और कांग्रेस उसमें शामिल है, एक साथ मिलकर ये महागठबंधन चुनाव लड़ रहा है, तो किसके कोटे की कौन सी सीट होगी इसको लेकर जो तमाम बैठकें हुई और आखिर वो उसका फैसला भी ले लिया गया। लेकिन क्योंकि बहुत सारी ऐसी सीटें थी जहां पर जो मौजूदा विधायक हैं महागठबंधन के या फिर ऐसे नेता जी, लगता है प्रणव से हमारा संपर्क टूट गया है। हम दोबारा प्रणव से संपर्क साधने की कोशिश करेंगे, लेकिन काफी अहम है आज का दिन और सबकी निगाहें इस बात पर लगी हुई हैं कि महागठबंधन अपने उम्मीदवारों की सूची आखिरकार कब जारी करता है, क्योंकि पहले ही ये बात सामने आ चुकी है कि उम्मीदवारों के नाम तय हो चुके हैं, सिर्फ अब ऐलान मात्र होना बाकी है। और पहले दौर के नामांकन का आज आखिरी दिन भी है, तो आज
पूरी उम्मीद है कि कम से कम जो खबर आ रही है कि कुछ ही देर में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जो हैं वो प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित करेंगे, उसमें नामों का ऐलान हो सकता है। तो आपको बता दें कि सभी की निगाहें लगी हुई हैं महागठबंधन की सीटों के ऐलान को लेकर, और हमारे संवाददाता भी लगातार नजर बनाए हुए हैं। अगर हम बात करें, प्रणव, हम आपसे बात कर रहे हैं, अगर आप मुझे सुन पा रहे हैं, आप बता रहे थे कि चूंकि समीकरण जो है इस बार काफी बदले हुए हैं, जेडीयू और आरजेडी में सीटों के बंटवारे को लेकर काफी माथापच्ची हुई होगी और काफी गहनता से इस पर विचार किया गया होगा। क्या ये भी एक वजह है, जैसा कि आप बता रहे थे, कि थोड़ी देरी हो रही है चीजें सेट करने में? चलिए प्रणव से दोबारा संपर्क साधने की कोशिश करेंगे, आगे बढ़ेंगे। इस बीच आरजेडी प्रमुख लालू प्रसाद ने कहा कि आरजेडी को जेडीयू से ज्यादा सीटें मिली तो भी नीतीश कुमार ही अगले मुख्यमंत्री होंगे। निजी न्यूज चैनल के कार्यक्रम में लालू यादव ने कहा कि महागठबंधन में पहले ही नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री का उम्मीदवार घोषित कर दिया गया है। किस घटक दल को कितनी सीटें मिलती हैं, इससे फैसले पर कोई असर नहीं पड़ेगा। आरजेडी, जेडीयू, कांग्रेस एक साथ चुनाव मिलकर लड़ रहे हैं। और इधर सांसद पप्पू यादव के जन अधिकार पार्टी ने मंगलवार को ही अपनी पहली सूची जारी कर दी। पार्टी ने पहले दौर के लिए 15 उम्मीदवारों के नाम का ऐलान किया। पप्पू यादव की पार्टी समाजवादी सेक्युलर फ्रंट का हिस्सा है। इसमें पप्पू यादव की पार्टी के अलावा समाजवादी पार्टी, एनसीपी, समरस समाज पार्टी, समाजवादी जनता दल डेमोक्रेटिक और एनपीपी शामिल हैं। ये फ्रंट सभी 243 सीटों पर चुनाव लड़ रहा है। गठबंधन के तहत जन अधिकार पार्टी को 64 सीटें दी गई हैं। और प्रणव गोस्वामी हमारे साथ दोबारा जुड़ गए हैं। प्रणव, आप पहले सवाल का जवाब पूरा कीजिए। आप बता रहे थे कि आज सीटों का ऐलान हो जाएगा, और जो देरी हो रही है वो किस वजह से? देखिए, देरी की वजह से इतनी सी है कि क्योंकि सबसे पहले तो महागठबंधन की ये रणनीति थी कि एनडीए के जो प्रत्याशी है उनके नामों की घोषणा हो जाए। जब एनडीए के ज्यादातर प्रत्याशियों की घोषणा हो गई है तो ये हमने देखा है कि चाहे वो एनडीए हो या फिर महागठबंधन हो, वहां पर टिकट चाहने वालों की या चुनाव लड़ने वाले जो कार्यकर्ता हैं, जो नेता है, उनकी लंबी लिस्ट है। कहीं भीतरघात का खतरा ना हो, लेकिन ये सिर्फ एक औपचारिकता है ऐलान का, क्योंकि जिनके नामों का फैसला कर दिया गया है उनको पहले ही संकेत दे दिए गए थे, उन्हें सिंबल भी दे दिया गया था पार्टी का, उनको नामांकन की तैयारी के लिए भी कह दिया गया था। लेकिन ये कोशिश थी कि इसके बाद कहीं कोई बागी स्वर सामने ना हो, उसको देखते हुए जितनी देरी की जाए, इसी वजह से ये इन उम्मीदवारों के ऐलान में देरी की गई है। हालांकि आज क्योंकि पहले चरण के जो मतदान होना है उसके लिए जो 49 सीटें हैं, उसको नामांकन का आखिरी दिन है, तो आज काफी नामों की घोषणा जरूर हो जाएगी। लेकिन इसके साथ ही ये हमने देखा है कि एनडीए और महागठबंधन दोनों में ही जो बागी प्रत्याशी है, माफ कीजिएगा, वो अपने खेमा ठोके हुए हैं। वो खुद अपने जो आधिकारिक प्रत्याशी उसके खिलाफ, पार्टी के खिलाफ चुनाव लड़ने की तैयारी कर रहे हैं। चलिए, बहुत शुक्रिया प्रणव इस पूरी बातचीत के लिए। हम आगे भी आपसे संपर्क करेंगे, आगे बढ़ेंगे। समाजवादी पार्टी की अगुवाई में 6 दलों का सेक्युलर फ्रंट बिहार के चुनाव मैदान में ताल ठोक रहा है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने कल पटना में समाजवादी पार्टी और सहयोगी दलों के कार्यकर्ताओं को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि इस चुनाव में धर्मनिरपेक्षता एक बड़ा मुद्दा है। बिहार के सियासी समर में मंगलवार को उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने सेकुलर फ्रंट के प्रचार अभियान का आगाज किया। उन्होंने पटना के श्री कृष्ण मेमोरियल हॉल में पार्टी कार्यकर्ताओं को संबोधित किया। अखिलेश यादव ने केंद्र सरकार पर वादे पूरे नहीं करने के आरोप लगाए। बहुत बड़े बड़े सपने दिखाए गए, मैंने सुना कि बहुत बड़े सपने दिखाए गए, और ऐसे सपने, ऐसे अच्छे दिनों के सपने जिसकी कोई कल्पना नहीं कर सकता, क्योंकि जमाना बदला है, मार्केटिंग और ब्रांडिंग का जमाना है। वो उस पार्टी का नारा नहीं था, वो ब्रांडिंग और मार्केटिंग वाली कंपनी का नारा था। अखिलेश यादव ने चुनाव में सेकुलर फ्रंट की जीत का दावा किया और धर्मनिरपेक्षता को बड़ा मुद्दा बताया। आज बिहार की जनता को जरूरत है एक सेकुलर रास्ते की। बिहार की जनता की जरूरत एक सोशलिस्ट रास्ता हो। और मैं ये कह सकता हूं, जितने लोग बैठे हैं और ये गठबंधन जो आगे काम करेगा, ये सेकुलर और सोशलिस्ट रास्ता बिहार में तय कराने का काम है।
समाजवादी पार्टी पहले जेडीयू, आरजेडी और कांग्रेस के महागठबंधन का हिस्सा थी, लेकिन सीट बंटवारे से नाराज होकर वो अलग चली गई। बाद में समाजवादी पार्टी ने 5 दलों के साथ मिलकर सेकुलर फ्रंट बनाया है। इसमें समाजवादी पार्टी के अलावा एनसीपी, समाजवादी जनता दल डेमोक्रेटिक और पीएस संगमा की एनपीपी, पप्पू यादव की जन अधिकार मोर्चा और समरस समाज पार्टी शामिल है। अमिताभ अरुण दुबे के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। आरक्षण नीति पर संघ प्रमुख मोहन भागवत ने बिहार की राजनीति को गरमा दिया है। उनके बयान पर राजनीतिक गलियारों में बहस तेज हो गई है। बीएसपी अध्यक्ष मायावती ने इस मुद्दे पर बीजेपी को घेरा तो बिहार के सियासी समर में बयानबाजी हुई। हालांकि बीजेपी मौजूदा आरक्षण नीति पर पुनर्विचार से इनकार कर रही है। बिहार में आरक्षण का मुद्दा एक बार फिर सियासत के केंद्र में है। आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत के आरक्षण पर दिए बयान पर अब बहस तेज हो गई है। लंबे वक्त बाद बीएसपी अध्यक्ष मायावती प्रेस से मुखातिब हुई। उन्होंने 2003 में भी बीजेपी पर ऐसी ही कोशिश करने का आरोप लगाया। यदि आरएसएस की इस घोर जातिवादी मांग पर श्री मोदी की सरकार ने कोई भी इनके पक्ष में कदम उठाया तो फिर हमारी पार्टी उसी प्रकार से पूरे देश भर में अपनी पूरी दमदारी से आवाज उठाएगी। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, आरजेडी प्रमुख लालू प्रसाद यादव और कांग्रेस ने बयान पर बीजेपी की तीखी आलोचना की। डिवाइड एंड रूल की इनकी पॉलिसी पुरानी है, उसी पर चल रहे हैं। आरएसएस एंटी रिजर्वेशन वाले जो लोग हैं उनको अट्रैक्ट करेगी और भारतीय जनता पार्टी प्रो रिजर्वेशन वाले जो लोग हैं उनके फेवर में बोलती है। भाजपा आरक्षण विरोधी, पिछड़ा दलित विरोधी है। अब मोहन भागवत ने कल कहा कि आरक्षण को खत्म करके समीक्षा करके समाप्त करना चाहिए, तो इनका कलई खुल गया। असली बात जो बीजेपी का विचार है वह प्रकट हो गया आरएसएस प्रमुख के बयान के बाद। लेकिन ऐसा करके जरा वो दिखाएं। यह काम वो कर नहीं सकते हैं। जो अधिकार लोगों को मिला है उस अधिकार को कोई छीन नहीं सकता है। लेकिन बीजेपी नेता सुशील मोदी का कहना है कि संघ प्रमुख के बयान को तोड़ मरोड़ कर पेश किया गया। बयान को तोड़ मरोड़ कर प्रस्तुत किया गया। उन्होंने ये कहा है कि नए वर्गों को भी आरक्षण में शामिल किया जाना चाहिए। उन्होंने ये कहा कि जो तबके आरक्षण से वंचित हैं उन तबकों को भी आरक्षण का लाभ मिलना चाहिए। बयान पर उठे सियासी तूफान के बाद सरकार को लगातार दूसरे दिन भी सफाई देनी पड़ी। संचार मंत्री रविशंकर प्रसाद ने कैबिनेट की बैठक के बाद कहा कि मौजूदा आरक्षण नीति में कोई बदलाव नहीं होगा। विपिन सिंह चौहान के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। और जेडीयू का कहना है कि समाजवादी पार्टी की अगुवाई में बने गठबंधन से बिहार में कोई खास फर्क नहीं पड़ने वाला। पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष वशिष्ठ नारायण सिंह ने राज्यसभा टीवी से खास बातचीत में बीजेपी पर आरोप लगाया कि वो असल मुद्दों से भाग रही है। पार्टी के भीतर उठ रहे बगावती सुरों को लेकर उन्होंने कहा कि जेडीयू को इसकी चिंता नहीं है। हमारे साथ इस वक्त हैं जदयू के सांसद और पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष और वरिष्ठ नेता वशिष्ठ नारायण सिंह जी। सर, उम्मीदवारों का चयन लगभग पूरा हो चुका है सभी पार्टियों का, आपकी पार्टी का भी। बागियों के स्वर काफी मुखर हो गए हैं, तो नुकसान नहीं होगा? इससे कोई नुकसान होगा। देखिए, ये भी पार्टी के सिंबल पर ही जीते थे और पार्टी ने उपयुक्त समझा है कि इनके बदले दूसरे उम्मीदवार खड़े किए जाएं, तो ये भी पार्टी के कार्यकर्ताओं पर ही के बल पर ही जीत करके विधानसभा में आए थे। इसलिए इनके विरोधी स्वर का पार्टी के सेहत पर कोई असर नहीं पड़ेगा। समाजवादी पार्टी जो कि आपके महागठबंधन का शुरुआत में हिस्सा थी वो अलग हो गई। नेशनलिस्ट कांग्रेस पार्टी एनसीपी को आप लोगों ने कोई सीट नहीं दी। उन लोगों ने अलग से मिलकर एक जनाधिकार मोर्चा बना लिया है, तो उस मोर्चे के कितना आप रेलेवेंस मानते हैं? जिनका चर्चा आप कर रहे हैं इनके एमएलए नहीं है बिहार विधानसभा में। न समाजवादी पार्टी का एमएलए है, न आपको एनसीपी का एमएलए है और लोगों के तो एमएलए हैं ही नहीं। तो कभी कभी अपना
उपस्थिति दर्ज कराने के लिए भी इस तरह के समझौते होते हैं, पार्टियां बनती हैं। जिस तरह से उम्मीदवारों का चयन हो रहा है तो ऐसा लग रहा है कि जातिगत आधारित फैसले ज्यादा हो रहे हैं। आप देखेंगे उस सूची में कि जाति को दी गई, लेकिन उसका ख्याल जरूर किया गया है कि समाज के सभी वर्गों का हमारे लिस्ट में प्रतिनिधित्व दिखाई पड़े, चाहे अपर कास्ट हो, चाहे पिछड़ा हो, चाहे महादलित हो, दलित हो। बहुत बहुत धन्यवाद। कैमरा पर्सन प्रशांता कर्माकर के साथ विशाल दहिया, राज्यसभा टीवी, पटना। लोकतंत्र 2015 में वक्त एक छोटे से ब्रेक का। राज्यसभा टेलीविजन के खास प्रोग्राम विरासत में आपका स्वागत है। नया कलेवर, नया अंदाज, नए रूप में विरासत का आगाज। देखिए हर बार नया किरदार, उनकी नजर उनका शहर के बाद विरासत का इंद्रधनुषी संसार, सिर्फ राज्यसभा टीवी पर। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। लोकसभा चुनाव के मुकाबले राज्यों के विधानसभा चुनाव में स्थानीय मुद्दों को काफी तरजीह मिलती है। लोग ये उम्मीद करते हैं कि नेता उनके हर छोटे बड़े मुद्दों को समझें और उन्हें हल करने की कोशिश करें, लेकिन बिहार में मुद्दों का ट्रेंड बदला हुआ है। एक दूसरे से आगे निकलने की होड़ सियासी दलों को स्थानीय मुद्दों की जगह राष्ट्रीय और विशुद्ध राजनीतिक मुद्दों की ओर ले गई है। बिहार में 16वीं विधानसभा का ये चुनाव प्रदेश की सियासी तकदीर के साथ ही प्रदेश की बुनियादी तस्वीर को बदलने के लिए होने वाला है। तमाम सियासी दल अपनी अपनी जीत के दावों में मशगूल हैं, लेकिन इस मशरूफियत में जनता के बुनियादी मसले कहीं खो गए हैं। दरअसल बिहार विधानसभा का ये चुनाव सियासी दलों के बीच का नहीं, बल्कि दो सरकारों के बीच की जंग बनकर रह गया है। बिहार सरकार बनाम केंद्र सरकार। मुद्दों के नाम पर एक तरफ एनडीए सरकार का साल भर का कामकाज है, तो दूसरी तरफ नीतीश सरकार का कार्यकाल। वो कहते हैं कि आपने कोई विकास नहीं किया, हम विकास करेंगे, हम अच्छे विकास करने वाले हैं, हमारा पैकेज अच्छा है, पैकेज की राजनीति है। तो ये पैकेज डीएनए और इसमें कास्ट का एक घालमेल, अंदर अंदर सब कास्ट अपना फॉर्मुलेशन ठीक करने में लगे हैं। जो बिहार विकास के नाम पर अपने पैरों पर अभी खड़ा होना सीख ही रहा है, उसे सियासी दलों ने राजनीतिक मुद्दों में उलझा दिया है। और इस लड़ाई में पूरी तरह से हम लोग पराजित करेंगे भाजपा और उनके सहयोगी दलों को। जो महंगाई है उसको कम करेंगे। अब मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूं, 1 साल हो गया, 15 लाख किसी को मिला? महंगाई कम हुई? जबकि दूसरी ओर एनडीए खेमा, नीतीश लालू की दोस्ती, दोनों की सरकारों के कार्यकाल और सुशासन की कमजोरियों को गिनाना ही मुद्दे मानकर चल रहा है। नरेंद्र मोदी जी, बीजेपी, एनडीए चाहते हैं बिहार का विकास आगे बढ़े। लालू प्रसाद, नीतीश कुमार, सोनिया जी चाहते हैं नरेंद्र मोदी को रोको। वहीं बचे खुचे दलों का तीसरा खेमा एनडीए और नीतीश लालू गठबंधन दोनों को निशाना बनाकर जनता के बीच है। Left is prepared. The left is not only prepared, the left through a very successful public convention on the 7th, 2 days ago, has announced its program for the people of Bihar. What is required to be done. मुद्दों की सियासत में सबसे दिलचस्प दोनों खेमों के कुछ साझा मुद्दे हैं। मसलन विशेष पैकेज पर दोनों का दावा, भूमि अधिग्रहण भी सबकी जुबान पर है, जबकि धान खरीद और 14वें वित्त आयोग में बिहार की हिस्सेदारी को भी दोनों खेमे अपनी अपनी जुबान में भुना रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। एक जमाने में बिहार दुनिया भर में शिक्षा के लिए मशहूर था, लेकिन हालात बदले और बिहार का शैक्षणिक ढांचा धीरे धीरे ढहने लगा। उच्च शिक्षा के लिए तो प्रदेश से बड़े पैमाने पर लोग बाहर का रुख करने लगे, लेकिन प्राथमिक शिक्षा का स्तर भी बेहद खस्ता हाल है।
राज्य में आज भी हजारों स्कूलों में ना तो बुनियादी सुविधाएं हैं और ना ही पर्याप्त शिक्षक। प्राथमिक शिक्षा की सूरत हाल पर आइए देखते हैं रिपोर्ट। पक्की सड़कों से चंद मीटर अंदर जाने पर दिखाई दे रहा ये स्कूल बिहार के किसी दूर दराज के इलाके में नहीं है। ये प्रदेश की राजधानी पटना जिले में ही आता है, जहां पहुंचने में राजधानी से महज घंटा भर लगता है। पक्की इमारत देखकर स्कूल की सेहत का अंदाजा लगाना मुश्किल है। दीवारों पर स्वच्छ जल पीने का इश्तिहार है और स्कूल ड्रेस के साथ बस्ता लटकाए बच्चों को देखकर लगता है कि व्यवस्था में काफी सुधार हुआ है। लेकिन स्कूल के भीतर कदम रखते ही बाहर का रंग रोगन उतर जाता है। संपतचक प्रखंड की दलित बस्ती के इस स्कूल में पढ़ाने का जिम्मा इन दिनों महज एक शिक्षक के कंधे पर है। 1 to 5 तक मैडम कोई स्पेशल विषय का बहाली नहीं होता है, वो सब जनरल 5 तक पढ़ाए सभी सब्जेक्ट पढ़ाने के लिए होते हैं मैडम। स्पेशल विषय का बहाली 5 तक में नहीं होता है, 6 to 8 में स्पेशल विषय का होता है। बच्चों को इल्म तक नहीं कि उन्हें क्या पढ़ाया जाना चाहिए और क्या पढ़ाया जा रहा है। प्रदेश की ये कड़वी हकीकत पटना से लेकर सीमा पर बसे किशनगंज तक की है। बात चाहे प्राथमिक शिक्षा की हो या फिर माध्यमिक की, स्कूली शिक्षा का ढांचा लगातार कमजोर होता गया है। किस कक्षा में पढ़ती हो? 4th क्लास में। 4th क्लास में हो तो तुम्हारे साथ ये 3री के और 5वीं के बच्चे भी पढ़ रहे हैं? नहीं, आज बैठे हैं यहाँ। गणित की किताब, हिंदी का, इंग्लिश के। इंग्लिश भी पढ़ा है? इंग्लिश में क्या पढ़ाया आज? आज नहीं पढ़ाए। अच्छा, गणित में क्या पढ़ाया? खाली लिखना लिखाया है। क्या लिखा आज? आज गणित में तुमने पहाड़ा पढ़ा गणित का? नहीं। क्या बताया आज तुमको? क्या बताया? खाली जोड़ घटा। गणित में क्या पढ़ाया था? समय सारणी। नहीं, समय सारणी तो ठीक है, लेकिन आज पढ़ाया क्या था इसके अलावा? कैसे बनाते हैं समय सारणी? ऐसे। प्राथमिक शिक्षा को सुधारने के लिए हुई पहल से प्रदेश की जनता बहुत आश्वस्त नजर नहीं आती। खासतौर पर शिक्षा मित्र यानी पैरा टीचर्स की बहाली ने तो बिहार में शिक्षा व्यवस्था के सामने नई चुनौती खड़ी कर दी है। कुछ लोग इससे खुश जरूर हैं कि रोजगार के अवसर बढ़े हैं, लेकिन शिक्षा की गुणवत्ता को लेकर चिंता की लकीरें पहले से ज्यादा गहरी हुई हैं। बिहार के सरकारी स्कूलों की स्थिति बेहद खस्ता हाल दिख रही है। असर रिपोर्ट 2014 के मुताबिक बिहार देश के उन 4 राज्यों में शुमार है जहां सरकारी स्कूलों में 50 से 59% के बीच बच्चे मौजूद रहते हैं। ये दर देश में सबसे कम है। 2013 में महज 7.7% बच्चे प्राइवेट स्कूलों में दाखिला ले रहे थे, लेकिन 2014 में ये आंकड़ा बढ़कर 11.2% हो गया। रिपोर्ट में ये भी सामने आया है कि बिहार के ज्यादातर सरकारी स्कूलों में बच्चों की शिक्षा का स्तर बेहद कमजोर है। आरफा खानम शेरवानी, राज्यसभा टीवी। बेरोजगारी वैसे तो पूरे बिहार के लिए एक बड़ी समस्या है, लेकिन जमुई जिले में हालात ज्यादा ही खराब हैं। ज्यादातर लोगों के पास आमदनी का जरिया ही नहीं है और इसी मजबूरी के चलते महिलाएं बीड़ी बनाने का काम करती हैं, लेकिन घंटों की मेहनत के बाद मिलते हैं चंद रुपए। देखिए हमारी खास रिपोर्ट। बीड़ी के पत्तों में तंबाकू भरने में ही इन महिलाओं की जिंदगी गुजरती है। दिन भर में 1000 बीड़ी बनाने के बाद इन्हें महज 40 से 60 रुपए मिलते हैं। देश भर में सबसे सस्ते बीड़ी मजदूर जमुई में ही हैं। बावजूद इसके यहाँ बीड़ी फैक्ट्रियाँ बहुत पहले बंद हो चुकी हैं, लेकिन सस्ती मजदूरी के चलते बाहर की कंपनियां आज भी जमुई का रुख करती हैं। यहाँ करीब 15,000 महिलाएं इस काम से जुड़ी हैं। ज्यादातर पुरुषों के पास भी कोई रोजगार नहीं। ऐसे में महिलाएं कम पैसों में मजदूरी करने को मजबूर हैं। मजबूरी के उलाचार में बनावे पड़ा है। बाल बच्चा खाए वाला आँख न उतना मालूम आपदा है, तब यो मजबूरी बच्चा बुतरू के चलती से, पेट के चलती से देह में सुख न। कितना पैसा मिलता है? 60 रुपया 1000 बीड़ी बनाने में। रोजगार बोलेंगे सरकार को देने के लिए। मेरा पति कमाता, उसमें घर नहीं चल पाता, उसी मजबूरी वजह से थोड़ा हम भी सहारा करते हैं उनको बीड़ी बना के। जमुई की आबादी करीब 17 लाख है।
कोई उद्योग धंधा नहीं है, लिहाजा युवाओं को दूसरे राज्यों में पलायन करना पड़ता है। 2010 में जिले की 4 सीटों पर जेडीयू ने जीत हासिल की थी। तब बीजेपी जेडीयू के साथ सत्ता में भागीदार थी, लेकिन अब बीजेपी बेरोजगारी के लिए जेडीयू को जिम्मेदार ठहरा रही है। शौक पे जाते हैं मजदूरी करने के लिए, किसी दिन मजदूरी मिलता है, किसी दिन नहीं मिलता है। हमारे सरकार जो है हम लोग पे कोई ध्यान नहीं दिया है। रोजगार का कोई यहाँ कोई साधन है ही नहीं, न कोई फैक्ट्री है, न कोई इंडस्ट्रीज है, न कोई ऐसा ऑफिसेज है कि जहाँ लोग वहाँ पढ़े लिखे नौजवान रोजगार कर सके। पढ़ने की व्यवस्था नहीं, पढ़ने के लिए भी लोग बाहर जाते हैं। जमुई में नौजवानों का भविष्य अंधेरे में है तो महिलाओं का नसीब बीड़ी के पत्तों में लिखा जा रहा है, जबकि सियासी लोग एक बार फिर जमुई की सूरत बदलने का दावा कर रहे हैं। मुनव्वर राना का शेर है कि मेरी आंगन की कलियों को तमन्ना शहजादों की, मगर मेरी मुसीबत ये है कि मैं बीड़ी बनाती हूँ। जमुई के महिलाओं का जीवन सुबह की पहली किरण से लेकर शाम के आखिरी पहर तक जीजी विशा के संघर्ष में बीतता है। जहां घर के जवान सदस्य बेरोजगार बैठे हों, वहां महिलाएं और करें भी तो क्या करें। कैमरामैन राज ठाकुर के साथ प्रणव गोस्वामी, राज्यसभा टीवी, जमुई। बिहार विधानसभा चुनाव से जुड़ी हर खबर पर हमारी पैनी नजर है। पल पल की अपडेट हम आप तक पहुंचाते रहेंगे। फिलहाल लोकतंत्र 2015 में दीजिए इजाजत। नमस्कार।